तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं एक मोटिवेशनल कोट कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो ऐसा अगर लगता है कि हार चुके हो तो एक बार प्रयास ज़रूर करके देखें, क्या पता अगले कदम में ही कामयाबी छुपी हो। इसलिए हार नहीं माननी है और निरंतर प्रयास करते रहना है और सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज की करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन कवर अप करेंगे उनको पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग देखेंगे। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? 24 फरवरी 2022 को। किस देश ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया? हालांकि इसकी जानकारी तो सभी लोगों को है, लेकिन इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे कि रूस और यूक्रेन का मसला आखिर में है क्या। और हाल ही में रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? बांग्लादेश फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया? हाल ही में सबसे कम गेंदों में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई? म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ पर खोला गया? जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल किसने लॉन्च किया? इंडिया रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? निकर्षण सदन नामक ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? एक्स कोबरा वॉरियर 22 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? और बहुराष्ट्रीय फर्नीचर कंपनी IKEA की पहली महिला CEO कौन बनी? तो ये सारे क्वेश्चन हैं हमारे, तो इनको हम लोग देखेंगे विस्तार से। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज है 25 फरवरी और हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में सबसे कम गेंदों में अर्धशतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो वो बन गई हैं ऋचा घोष, जिन्होंने हाल ही में सबसे कम गेंदों पर अर्धशतक जड़ा है। अब इन्होंने 26 बॉल पर न्यूजीलैंड के खिलाफ अर्धशतक लगाया है, 26 बॉल पर। इसके पहले ये रिकॉर्ड था रूमेली धर के नाम, जिन्होंने 29 गेंद पर अर्धशतक लगाया था सन 2008 में। अब बात करें कुछ क्रिकेट के बारे में, तो 2 बार वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है स्मृति मंधाना, जिन्होंने 2 बार वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। और देखते हैं कि 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है अपनी भारत। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं साकिबुल गनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ पर खोला गया? तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया है दुबई में, और दुबई में यानी कि UAE में। अब बात करें कि ये सबसे म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया है। और भारत में बात करें कि सबसे बड़ा व पुराना संग्रहालय कौन सा है, तो वो है इंडियन म्यूजियम, जिसको बोलते हैं इम्पीरियल म्यूजियम, जो कि कोलकाता में है। और बात करें कि विश्व की सबसे बड़ा संग्रहालय, तो वो कौन सा है, तो वो है हर्मिटेज म्यूजियम सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि रूस में है। बात करें अब UAE की, तो UAE ने विश्व की पहली पेपर लेस सरकार बन गई है। और UAE ने अभी होप मंगल मिशन भी लॉन्च किया था। बाद में देखते हैं भारत में कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। और भारत में पहली पेपरलेस अदालत वाला कौन सा स्टेट है, तो वो है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रामानुजन पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया? तो ये दिया गया है नीना गुप्ता को। ये कौन है नीना गुप्ता? ये हैं भारतीय सांख्यिकी संस्थान की प्रोफेसर। अब इस रामानुजन पुरस्कार की बात करें तो 2005 से रामानुजन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और जो ये दिया गया था सबसे पहले, तो ये दिया गया मार्सेलो वियान को, जो कि ब्राज़ील के हैं। और अपने भारत में 2006 में रामदो राय सुजाता को ये अवार्ड दिया गया था। बात करें नीना गुप्ता की, तो ये विश्व की तीसरी महिला हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। और भारत की बात करें तो भारत की दूसरी महिला हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। 2006 में दिया गया था भारत के रामदोराय सुजाता को। और ये अवार्ड जो दिया जाता है, ये अवार्ड इटली में दिया जाता है। आगे बात करें कि ये जो रामानुजन अवार्ड है, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो गणित की बात करें तो गणित का जनक किसे बोला जाता है, तो ये बोलते हैं आर्किमिडीज को। और भारत में गणित का जनक बोला जाता है आर्यभट्ट को। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं 14 मार्च को। तो ये था रामानुजन अवार्ड के बारे में जानकारी। और बात करें कुछ अन्य अवार्ड जो अभी हाल ही में दिए गए, तो बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड दिया गया है योहन पूनावाला को। और असम वैभव अवार्ड ये असम सरकार के द्वारा रतन टाटा जी को दिया गया। T+2 अवार्ड दिया गया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, जो कि तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो वो अनुमान लगाया 8.6%। अगर बात करें राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान की, तो इसने अनुमान लगाया है 9.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया?
तो ये बांग्लादेश फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है त्रिपुरा के अगरतला में। अब बात करें ये बांग्लादेश में हुआ है, तो बांग्लादेश की सीमा जो है 5 राज्यों से लगती है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। अब ये था बांग्लादेश फिल्म महोत्सव। अभी हाल ही में हुआ है दादा फाल्के अवार्ड महोत्सव। तो ये कहाँ पे हुआ था? दादा साहब फाल्के अवार्ड महोत्सव तो ये हुआ था मुंबई में। हाल ही में एक्स कोबरा वॉरियर 22 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये वेडिंगटन, यूनाइटेड किंगडम के वेडिंगटन में किया जाएगा। और ये जो आयोजन होगा ये 6 से लेकर 27 मार्च 2022 के बीच में होगा, जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे भारत, सऊदी अरब और स्वीडन, बुल्गारिया और यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया? तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुराष्ट्रीय फर्नीचर कंपनी IKEA की पहली महिला CEO कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं सुजैन पुलवरर। और बात करें ये पहली महिला CEO बनी है बहुराष्ट्रीय फर्नीचर कंपनी IKEA इंडिया की। तो ये IKEA इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 28 जुलाई 1943 में, जो कि नीदरलैंड के डेल्फ में है इसका हेडक्वार्टर। ONGC की बात करें तो ONGC की पहली महिला निदेशक बन गई हैं अलका मित्तल। और सेल की पहली महिला चेयरमैन सोमा मंडल। और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज बनी है आयशा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में निकर्षण सदन नामक ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया। अब सर्बानंद सोनोवाल की बात करें तो इनके पास 2 मंत्रालय हैं, केंद्रीय जहाजरानी यानी जल मार्ग मंत्रालय और केंद्रीय आयुष मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल जी के पास में है। तो इन्होंने निकर्षण सदन नामक ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन किया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। सॉरी, इस जगह गलत टाइप हो गया है, होली नहीं। हाल ही में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर UT के द्वारा। और ये जो ऐप है ये जन भागीदार अधिकारिता पोर्टल जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कुछ ऐप्स देख लेते हैं जो अभी हाल ही में रिसेंटली लॉन्च की गई हैं। तो किसान ऐप अभी IIT रुड़की के द्वारा लॉन्च की गई। और क्विट तंबाकू ऐप ये है WHO के द्वारा अभी लॉन्च की गई। और अपना कांगड़ा ऐप हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया 24 फरवरी को। और ये क्यों मनाया गया? क्योंकि 1944 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क नमक अधिनियम एक्ट लागू किया गया था। इस वजह से 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 24 फरवरी 2022 में किस देश ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया? तो रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं, जान लेते हैं अभी थोड़ा रूस के बारे में जानकारी कि इसकी कैपिटल क्या है, मॉस्को। और रूस की करेंसी क्या है, रूबल। यहाँ के राष्ट्रपति क्या है, व्लादिमीर पुतिन। और अभी हाल ही में रिसेंट ने रूस चर्चा में क्यों रहा है तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो डेविस कप टेनिस 2021 के विजेता रहा है रूस। और रूस के द्वारा मून मिशन भेजा गया था लूना 25। और रूस में ही अभी मिशन पीसफुल एक्सरसाइज हुई थी जिसमें कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। साथ ही साथ बात करें खुद का स्पेस स्टेशन 2025 तक की रूस लॉन्च करेगा। और द चैलेंज मूवी जो स्पेस में इसकी शूटिंग हुई थी, तो पहला ऐसा देश है जिसने अभी स्पेस में शूटिंग की थी, तो वो मूवी हुई थी शूटिंग की द चैलेंज मूवी। तो अब देखते हैं यूक्रेन और रूस के बीच विवाद की असली जड़ क्या है। अब यूक्रेन का तो एक ही गाना निकल रहा होगा अमेरिका के लिए कि तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे वहाँ पर हालात बहुत ही गंभीर हैं। तो चलिए देखते हैं कि मुद्दा है क्या। होता क्या है, 1917 तक ये जो यूक्रेन है ये रूस का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1918 में ये रूस से अलग हो जाता है। तो 1921 में क्या होता है, तीसरे साल ही लेनिन की सेना ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया और यूक्रेन को हरा दिया। तो 1922 में उसके जस्ट एक साल बाद ये सोवियत संघ का हिस्सा हो जाता है। अच्छा, सोवियत संघ में बहुत बड़ा होता है ये सोवियत संघ जो है, इसमें काफ़ी सारे देश शामिल होते हैं जो कि अब टूट चुके हैं। 15 देश ये सोवियत संघ से अलग हो चुके हैं। तो होता क्या है, 1991 में सोवियत संघ का विरोध होता है और सोवियत संघ टूट जाता है। जिसमें से कि जो अभी मेन विवाद है यूक्रेन को लेकर के, ये जो क्रीमिया वाला एरिया दिख रहा है और ये बाउंड्री लाइन पे जो लुहांस और दोनेस्क
ये जो एरिया दिख रहा है ये विवाद का मेन रीजन रहे हैं। देखते हैं इसको, समझते हैं क्या है। अभी दिसंबर 2021 में यूक्रेन ने बोला कि ये नाटो में शामिल होना चाहता है। अच्छा, नाटो में शामिल क्यों होना चाहता था? क्योंकि जो भी देश नाटो में शामिल होते हैं वो देश क्या होता है कि कोई भी अन्य देश उस देश के अलावा अगर आक्रमण करता है तो वो सारे के सारे देश उस देश के साथ में सपोर्ट में खड़े रहेंगे और आक्रमण करने के लिए तैयार रहेंगे हमेशा। तो ये नाटो की बात करें तो ये क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1949 में इसका गठन हुआ था। इसमें 30 देश शामिल हैं। अभी लेटेस्ट की बात करें तो 30वां देश जो शामिल हुआ है उत्तरी मैसेडोनिया है। तो दिसंबर 2021 में यूक्रेन सोच रहा था कि हम जो है नाटो में शामिल हो जाएं, और नाटो का हेड कौन है? वो है अमेरिका। अमेरिका भी अच्छा सोचता था कि इस पर हमारा यूक्रेन पर वर्चस्व बन जाए हमारा, लेकिन रूस बिल्कुल नहीं चाहता था यूक्रेन नाटो में शामिल हो। अच्छा, अगर बात करें 2010 में, तो 2010 में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे वो रूस के पक्षधर थे, लेकिन जैसे ही 2014 में वो हटते हैं, 2014 के बाद रूस ने लुहांस और ये दोनेत्स्क, ये जो बाउंड्री लाइन पर, इन दोनों पर अपना कब्जा कर लिया, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो मेनली रशियन को सपोर्ट करते थे। और इसी वजह से यूक्रेन सोचता था कि अगर हम नाटो में शामिल हो जाएंगे तो अमेरिका और भी जो भी इसमें देश शामिल हैं बड़े बड़े, उनका हमें सपोर्ट मिल जाएगा, तो हम रसिया के खिलाफ खड़े होकर उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। लेकिन ये उल्टा पड़ गया। अमेरिका ने बोला तो कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तुम युद्ध लड़ो, चलो ठीक है, लेकिन उसने अभी तक ऑफिशियली ये नोटिस भी निकाल लिया है कि वो यूक्रेन के साथ नहीं खड़ा होगा, युद्ध में भाग नहीं लेगा। अब बेचारा यूक्रेन तो फंस गया, ना ही उसे नाटो में शामिल किया गया, ना ही अमेरिका या किसी भी देश ने उसका सपोर्ट किया। तो होता क्या है, यहाँ तक कि यूक्रेन की ऐसी हालत है कि वहाँ के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने आम नागरिकों से ये रिक्वेस्ट कर दी है कि जो भी आम नागरिक युद्ध में भाग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और ये जानकारी दी है यूक्रेन की तरफ से कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया है। तो ऐसी हालत हो चुकी है यूक्रेन की। और अमेरिका को तो अभी अफ़गानिस्तान वाले विवाद में भी देखा गया था कि वहाँ से भी कैसे भागा था। तो अमेरिका तो केवल लड़ाई करवाना चाहता था और कुछ नहीं, क्योंकि उसको वीपन्स बेचने हैं अपने, और कुछ नहीं। अच्छा, इसका परिणाम क्या होगा? तो रूस के खिलाफ यूक्रेन बिल्कुल भी कहीं पर नहीं है। ये रूस एक पावरफुल कंट्री है, और इसका परिणाम यही होगा कि रूस अभी पूरे यूक्रेन पे कब्जा तो कर ही चुका है एक तरीके से, और पूरा वर्चस्व अपना इस पर स्थापित कर लेगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो वार चालू ही है। तो ये थे हमारे सेशन के आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।